हेलो दोस्तों, मैं तोमर कपेंद्र और आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, क्लास 10th का चैप्टर थर्ड जो है आरबीएससी का है जेनेटिक्स। तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कि आनुवंशिकी, सबसे पहले कि आनुवंशिकी होती क्या है। आनुवंशिकी देखो, सबसे पहले टॉपिक है अपना उत्तरजीविता। उत्तरजीविता क्या है? प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता अपनी संतति के रूप में बनाए रखता है, उसे उत्तरजीविता कहते हैं। जैसे कोई भी जीव है, वो अपनी जो संतति को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतति उत्पन्न करता है, उसे ही कहते हैं हम उत्तरजीविता। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के लक्षणों तथा इसको नियंत्रित करने वाले कारकों एवं पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है अपना आनुवंशिकी। ये जो आनुवंशिकी शब्द है मतलब जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। किससे हुई है? जेनेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रोथ इनटू अर्थात वृद्धि करना। जेनेटिक शब्द का अर्थ क्या होता है? टू ग्रोथ अर्थात वृद्धि करना। जेनेटिक शब्द का जो गठन हुआ है, जेनेटिक शब्द का गठन बेटसन ने किया था, 1905 ईस्वी में किया था। जेनेटिक शब्द का गठन किसने किया था? बेटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। अब देखो, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जोहर मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बेटसन। मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? गैरोड। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? मॉर्गन। अब मेंडल की हम जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, इसने कहाँ पर अध्ययन किया था, इसने कहाँ पर कार्यभार किया था, कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी, इसने मटर के पौधों को क्यों चुना। हम इसकी जो मेंडल है, मेंडल की हम जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक कृषक परिवार में हेजेंडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया का एक कृषक परिवार था, उसमें हेजेंडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? गांव के स्कूल से। इन्होंने 1842 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से डिग्री हासिल की और इनको एक उपाधि मिली 1843 में। इनको 1843 में एक उपाधि मिली ब्रून शहर के चर्च में पादरी का पद ग्रहण किया, जहां इन्हें ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1843 में ग्रेगर जोहन मेंडल ने एक पादरी का पद ब्रून शहर के चर्च में एक पादरी का पद ग्रहण किया था, जहाँ से इन्हें ग्रेगर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है इनका जो अध्यापन कार्य था। इन्होंने 1849 ईस्वी में अध्यापन कार्य किया था एक साल तक। इन्होंने 1849 में एक साल तक स्थायी शिक्षक के रूप में कार्य किया तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम को पूरा किया। नेक्स्ट है संकरण प्रयोग। इन्होंने संकरण प्रयोग किया था। इन्होंने 1857 से 1865 तक उद्यान मटर पर प्रयोग किया। इन्होंने अपने जो अपने प्रयोग किए थे, इन्होंने मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए थे उनका निष्कर्ष ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने रखा। ये एक पुस्तक है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने रखा। 1866 में इन्होंने अपने प्रयोगों का निष्कर्षण पादप संकरण प्रयोग शीर्षक के अंतर्गत रखा और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को चिरकाली वृक्कशोथ नामक एक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो मेंडल
मेंडलवाद की जो इनकी मृत्यु के बाद मेंडलवाद की जो पुनः खोज की थी वो किन किन वैज्ञानिकों ने की थी, वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल की मृत्यु के बाद मेंडल की पुनः खोज की थी, मेंडलवाद की पुनः खोज की थी, वो कौन कौन से थे। सन 1900 में मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता निम्न थे। पहला है हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रेज, दूसरा है जर्मनी के कार्ल कोरेंस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के एरिक वॉन शेरमक। इन्होंने ये तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की थी सन 1900 में। आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण या स्थानांतरण ही आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब अपने दादा के जो आनुवंशिक लक्षण है वो पिता में, पिता से पुत्र में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो कहलाता है अपना आनुवंशिकता। अब देखो मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? क्या कारण था कि मेंडल ने मटर का पौधा चुना था? मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? देखो मेंडल ने मटर के पौधे को चुनने के निम्न कारण थे। देखो पहला कारण था मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय शाक होता है, मतलब साल भर में वो शीघ्रता से परिणाम दे देता है। दूसरा कारण है जो इन्होंने जो पौधा चुना था वह आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। थर्ड है इसके पुष्प द्विलिंगी तथा तितली के आकार के होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, वो होता है अपना द्विलिंगी कहलाता है। नेक्स्ट है अपना इसमें परपरागण की क्रिया होती है, लेकिन इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, लेकिन परपरागण भी कराया जा सकता है। स्वपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिका पर आकर गिरते हैं वो कहलाता है अपना स्वपरागण। परपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं वो कहलाता है अपना परपरागण। ये जो होती है, ये क्रिया होती है वो विपुंसन विधि से होती है। विपुंसन विधि क्या होती है? जब द्विलिंगी पुष्पों में नर जननांग को परिपक्व होने से पहले ही काट देना वो कहलाता है अपना विपुंसन। इसमें कई जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो चौथा कारण क्या था? इसमें कई जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें प्रतिपादक पुष्प तथा बीज अधिक मात्रा में बनते हैं। जो मटर का पौधा है उसमें पुष्प तथा बीज अधिक मात्रा में बनते हैं। मटर का पौधा छोटा होता है तथा छोटे भूभाग में अधिक मात्रा में उगाया जा सकता है। मटर का पादप नेक्स्ट है अपना मटर का पादप एक वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखो मेंडल की जो सफलता के क्या क्या कारण थे। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। इन्होंने जो पौधा चुना वह आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। तीसरा कारण है इन्होंने प्रयोगों का सही सांख्यिकीय अभिलेख रखा तथा गणितीय विश्लेषण करते हुए F3 पीढ़ी तक के परिणामों को सुरक्षित रखा। नेक्स्ट है मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षणों को चुना था वो कौन कौन से हैं? मेंडल ने जिन 7 जोड़ी लक्षणों को चुना वो कौन कौन से हैं? वो हैं, देखो लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। सबसे पहला है पादप की लंबाई। पादप की लंबाई में जो प्रभावी क्या होगा? लंबापन, और अप्रभावी होगा बौनापन। पादप की स्थिति में प्रभावी क्या होगा? कक्षस्थ, और अप्रभावी होगा अग्रस्थ। फली का रूप में प्रभावी क्या होगा? चपटा, और अप्रभावी होगा संकीर्णित। फली के रंग में जो प्रभावी रंग होगा वो हरा होगा और अप्रभावी होगा पीला। बीज की आकृति में जो प्रभावी रंग होगा वो गोल होगा, प्रभावी होगा वो गोल होगा, और अप्रभावी होगा वो झुर्रीदार होगा। बीज चोल का जो रंग होगा वो प्रभावी होगा धूसर और अप्रभावी होगा श्वेत। बीज पत्र का रंग होगा वो पीला होगा प्रभावी में, और अप्रभावी में हरा होगा। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांतों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांतों को समझाइए। मेंडल ने एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए। वो कौन कौन से होते हैं? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र अभ्यूह का नियम। मेंडल के जो 3 नियम हैं, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की क्रिया के आधार पर, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रभाविता का नियम,
पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इकाई लक्षण का नियम क्या होता है। इकाई लक्षण का नियम, एक कारक एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है। मेंडल ने इसे इकाई लक्षण कहा था। पहला है, इस मेंडल के जो नियम थे उनमें पहला है प्रभाविता का नियम। ये एक संकर संकरण के F1 पीढ़ी के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो शुद्ध विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध लंबे पौधे के लिए हम जो लेंगे वो कैपिटल टी और शुद्ध बौने के लिए हम स्मॉल टी लेंगे। ये होते हैं पेरेंटियल, मतलब जनक पौधे होते हैं, ये हैं जनक। अब इनके सबसे पहले हम युग्मक करेंगे कैपिटल टी और इसके युग्मक करेंगे वो बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बनेंगे अपने स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर है। अब देखो, अब इनके मध्य जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो ये प्राप्त होंगे अशुद्ध लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने अभी पीछे सारणी देखी थी कि मेंडल के जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे उनमें से प्रभावी और अप्रभावी कौन कौन से होते हैं वो अभी हमने बताया था। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये अपना प्रभावी लक्षण है, अशुद्ध लंबे प्रभावी होते हैं। सेकंड है अपना पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन का नियम, यह नियम एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो शुद्ध तथा विपर्यासी जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी गुण प्रभावी प्रकट होते हैं। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य जब F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो जाएगी तो F1 पीढ़ी के मध्य होता है, F1 पीढ़ी हमें जो प्राप्त हुई है उस पीढ़ी के मध्य स्वपरागण की क्रिया कराएंगे। उसके बाद स्वपरागण की क्रिया होगी तथा F2 पीढ़ी में प्रत्येक गुण पृथक पृथक होकर प्रकट होते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी में पैतृक गुण नष्ट नहीं होते। F1 पीढ़ी में जो पैतृक गुण होते हैं, पिता वाले गुण होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि F2 पीढ़ी में उनका पुनः आगमन होता है। इसे ही पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। थर्ड है मेंडल के जो नियम है उनमें थर्ड कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह द्विसंकर संकरण के F2 पीढ़ी के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण की जो वंशानुगति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशानुगति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मतलब हमने क्या बताया है कि यह जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो F2 पीढ़ी के परिणाम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण की जो वंशानुगति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब उस पर एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेंडल के एक संकर प्रयोग को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। अथवा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं इसका, मटर के शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के परिणामों को सुनिश्चित कीजिए। तो देखते हैं हम एक संकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण जब एक लक्षण से भिन्न समयुग्मजी पादपों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने जब एक मटर के शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया, शुद्ध लंबे क्या होंगे कैपिटल टी और शुद्ध बौने क्या होंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे, तो जो F1 पीढ़ी में इनके मध्य क्रॉस कराया जाता है
कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य जो क्रॉस कराया जाता है, तो हमें जो F1PD में जो पौधे प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो हम देखते हैं इसमें आगे। तो F1PD में प्राप्त पौधों के मध्य स्वयं परागण की क्रिया कराई जाती है। तो F2PD में एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे तथा 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। इसका जो समलक्षणी और समजीनी अनुपात होगा, देखो सबसे पहले देखते हैं जो हमने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया था। शुद्ध लंबे पौधे के लिए जो जीन होंगे वो होगा कैपिटल टी, और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी। अब सबसे पहले हमने इनके युग्मक किए, इसके युग्मक होंगे कैपिटल टी और इसका होगा स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य हमने F1PD में हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये अशुद्ध लंबे। अब जो ये F1PD प्राप्त हुई है, इनके मध्य स्वयं परागण की क्रिया होती है। स्वयं परागण मतलब स्वयं ही परागण होता है। कैपिटल टी मतलब स्वयं ही करेंगे ये परागण, मतलब ये हो जाएगा अपना कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्वपरागण हो जाएगा। पौधों के अलावा अगर मवेशियों में जैसे अगर ये क्रिया होती है तो वहाँ पर स्वपरागण नहीं होता है, वहाँ पर स्वयुग्मन होता है। वहाँ पर क्या होगा, स्वयुग्मन। यहाँ तक क्लियर सभी को। तो देखो अब इसका F1PD में हम जब स्वपरागण की क्रिया कराएंगे तो हमें नेक्स्ट पीढ़ी क्या प्राप्त होगी, F2PD। तो हम F2PD देखते हैं सबसे पहले। देखो ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, ये होता है द्विलिंगी का। किसका होता है, द्विलिंगी का, मतलब नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ये जो साइन होता है ये होता है मादा का, और ये जो साइन होता है ये होता है नर का। क्लियर है। अब हमने जो कराया था स्वपरागण की क्रिया, तो इनमें क्रॉस किस तरह से होगा, इधर देखना है इसमें क्रॉस किस तरह से होगा। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर भी लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और हमने स्वपरागण कराना है कैपिटल टी और कैपिटल टी के मध्य। देखो इधर वाला ले लिया हमने, ये वाला कैपिटल टी और ये, और इधर वाला ले लिया हमने यहाँ पे। अब स्वपरागण की क्रिया होगी। सबसे पहले देखो इसका क्रॉस, इस वाले का क्रॉस, इसका क्रॉस सबसे पहले हम इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा, फिर इसका ही क्रॉस हम इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। अब हम इसका क्रॉस इससे कराएंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस है हम इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल को हम पहले लिखते हैं और स्मॉल को हम बाद में लिखते हैं। फिर इसके बाद इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। तो ये देखो शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। अगर हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछें तो क्या प्राप्त होगा, देखो अब हम इसका समलक्षणी और समजीनी अनुपात पूछें, ये तो समजीनी को हम बोलते हैं फिनोटाइप और समजीनी को हम बोलते हैं जीनोटाइप। अगर हम उसका ये वाला हमने स्वपरागण कराया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमें ये सब प्राप्त हुआ था। तो ये शुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना। तो देखो अब हम इसका समलक्षण ही पूछेंगे। समलक्षण यानी जिनके लक्षण समान हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, ये तीनों क्या हैं, लंबे, तो इनके लक्षण समान हैं। तो क्या हो जाएगा इसका समलक्षणीय अनुपात 3:1। ये अलग है स्मॉल शुद्ध बौना, ये इसलिए अलग है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। अगर हम इस आपसे पूछें कि समजीनी अनुपात क्या होगा इसका समजीनी अनुपात क्या होगा। समजीनी का मतलब क्या होता है, जिसके जीन समान हैं,
जीन किस किस के समान है, देखो कैपिटल टी, और कहीं है क्या कैपिटल टी यहाँ पे, नहीं है, तो एक अनुपात, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे हैं, तो 1:2। फिर देखेंगे हम स्मॉल टी और कहीं पे है क्या, नहीं, तो एक ही है, तो ये हो जाएगा अपना समजीनी अनुपात। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है अपना द्विसंकर संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड से समझाइए। द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या होता है। मटर के लंबे एवं लाल तथा बौने एवं सफ़ेद पौधों के मध्य स्वयंपरागण की क्रिया कराई जाए तो F2PD तक के परिणामों को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। देखो चेकर बोर्ड से समझाना है तो देखो, द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या होता है। जब दो लक्षणों से भिन्न समयुग्मजी पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। समयुग्मजी मैंने अभी अभी बताया था, जिनके दोनों युग्मक समान हों। और समजीनी क्या होता है, जिनके जीन समान हों। समयुग्मजी मतलब दोनों युग्मक समान हों, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये हो गया अपना समजीनी। अब नेक्स्ट देखना है अपने को, मेंडल ने मटर के लंबे एवं लाल के लिए हमने क्या माना है, कैपिटल टी और कैपिटल आर। बोन एवं सफ़ेद के लिए स्मॉल टी और स्मॉल आर। पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1PD में लंबे एवं लाल पौधे प्राप्त हुए। जब F1PD से प्राप्त पौधों के मध्य स्वयंपरागण की क्रिया कराई जाती है तो F2PD में केवल लंबे एवं लाल तथा बौने एवं सफ़ेद पौधे के अलावा दो नए संयोजन, लंबे व सफ़ेद तथा बौने व लाल पौधे प्राप्त हुए। तो देखो कैसे प्राप्त हुए हैं, हम इसका क्रॉस किस तरह से कराएंगे। सबसे पहले हमने सब लंबे लाल लिए और बौने और सफ़ेद लिए। लंबे लाल के लिए हमने जो युग्मक लिया है, वो जीन लिया है, जनक लिए हैं, वो कैपिटल टी और कैपिटल आर। बौने पौधे के लिए लिया है हमने स्मॉल टी और स्मॉल आर। इसके जो युग्मक बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसके बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो F1PD में हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। मतलब इसका और इसका हम किस तरह से करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो हमने किस तरह से बनाया है, पहले टी लिया, फिर टी और स्मॉल, फिर ये लिया आर और फिर ये। तो इस तरह से F1PD प्राप्त हो गई। विषम युग्मजी लंबे लाल। विषम युग्मजी मतलब जिसके युग्मक हैं वो अलग अलग हों, वो हो गया विषम युग्मजी लंबे लाल। अब हम इसका स्वयंपरागण की क्रिया कराएंगे, इसमें स्वयंपरागण की क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, हम इसमें स्वयंपरागण की क्रिया कराएंगे। तो अब इसका हम चेकर बोर्ड देखते हैं कि चेकर बोर्ड किस तरह से बनेगा इसका। ये वाला सबसे पहले हमने बताया था कैपिटल टी। देखो क्या बताया था हमने कि ये जो बने कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनके मध्य स्वयंपरागण की क्रिया कराएंगे तो किस तरह से बनेगा। देखो सबसे पहले कैपिटल टी की क्रिया कैपिटल आर से, कैपिटल टी की स्मॉल आर से, उसके बाद स्मॉल टी की कैपिटल आर से, क्या बनेगा आर टी आर, और उसके बाद क्या बनेगा कैपिटल टी की स्मॉल आर से, तो स्मॉल टी और स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या प्राप्त होगा, अब हम इसकी जो क्रिया कराएंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी। देखो ये हमने लगा लिए, चार बन गए युग्मक, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसी तरह से इधर रख लेंगे हम, चार इधर रख लेंगे यही, और ये ही इधर रख लेंगे। अब क्लियर है यहाँ पे। अब इनके क्रॉस किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसका इसके साथ, इसका फिर इसके साथ। मतलब ये जो होंगे, पहले इस वाले का इन सभी के साथ हो जाएगा, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। फिर इस वाले का होगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। फिर इसका होगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ।
फिर इस वाले का होगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इस तरह से हम बना लेंगे इसको। नेक्स्ट है अपना, अब हमने इसका जो समलक्षणी और समजीनी अनुपात, इसका क्या होगा समलक्षणी और समजीनी अनुपात। देखो इसका समलक्षणी और समजीनी अनुपात क्या होगा। समलक्षणी मतलब 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होगा, और समजीनी अनुपात होगा वो क्या होगा 122 412 121। समलक्षणी मतलब क्या होता है जिनके लक्षण समान हैं, और समजीनी क्या होता है जिनके जीन समान हैं। मतलब जीन किस प्रकार से, मतलब देखो ये वाला है लंबे लाल जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर और कैपिटल आर। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, और कहीं और दिख रहा है ये। कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे ये है लंबे लाल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इसके जो जीन हैं वो समान हैं, इसलिए ये हो जाएगा अपना समजीनी। और जैसे ये है और ये है, ये हो जाएगा अपना समलक्षणी, क्योंकि ये भी लंबे लाल हैं और ये भी लंबे लाल हैं, लेकिन जीन इनके अलग अलग हैं, इसलिए ये हो जाएगा समलक्षणी। तो नेक्स्ट है अपना समलक्षण क्या होता है। समलक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप क्या होता है, सॉरी फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप को हम फिनोटाइप भी बोलते हैं या समलक्षणी भी बोलते हैं। जब दो जीन आकार की लक्षण में समान हो, उनका आकार समान हो, भले ही उनकी जीनी संरचना में अंतर हो। जैसे एग्जाम्पल है अपना कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो देखो इसका जो आकार होगा ये भी लंबे होंगे अशुद्ध लंबे, और ये भी लंबे होंगे। देखो इनका लंबापन तो सेम आ रहा है, इनका जो लंबापन है वो तो सेम है, लेकिन इनकी जो जीनी संरचना है वो भिन्न भिन्न है। क्योंकि इसमें जीनी संरचना में एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी है, और इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब इनकी जीनी संरचना भिन्न हो गई। जैसे इसका एग्जांपल हो गए लंबे पौधे समयुग्मजी और या विषम युग्मजी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समजीनी क्या होता है, समजीनी होता है समजीनी या जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जब किसी पौधे की आनुवंशिक संरचना में एक लक्षण के लिए दोनों जीन समान प्रकार के हों तो उसे समजीनी कहते हैं। समजीनी मतलब जिसमें दोनों जीन समान प्रकार के हों, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें दोनों जीन समान प्रकार के हों। इसमें भी जैसे विषम युग्मजी लंबा, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ तक क्लियर है। प्रभावी लक्षण क्या होगा, प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण क्या होता है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो कहलाता है अपना अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है अपना एक संकर क्रॉस। वह क्रॉस जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण में एक संकर का क्रॉस किया जाता है, एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर क्रॉस में दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, वो होता है अपना द्विसंकर संकरण क्रॉस। परीक्षण क्रॉस क्या होता है या टेस्ट क्रॉस, वह क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ कराया जाता है। मतलब अप्रभावी लक्षण किस तरह से प्राप्त होगा, जब हमने लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होता है अप्रभावी मतलब अशुद्ध लंबे। जब इनका जो क्रॉस है अशुद्ध लंबे F1 पीढ़ी के लक्षणों का जो क्रॉस है, F1 पीढ़ी के लक्षणों का क्रॉस है, वो अगर हम अप्रभावी लक्षण प्रारूप के साथ कराते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रारूप यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी या स्मॉल टी
जब F1PD के लक्षणों का जो संकरण है वो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ कराते हैं, वो हो गया अपना परीक्षण क्रॉस। संकर पूर्वज क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? वह क्रॉस जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, संकर पूर्वज कहलाता है। संकर या संकरण आनुवंशिक रूप से भिन्न एक ही जाति या भिन्न भिन्न जाति के जनकों के मध्य क्रॉस से उत्पन्न संतति को संकर तथा इस प्रकार की क्रिया को संकरण कहते हैं। संकर या संकरण क्या होता है? आनुवंशिक रूप से भिन्न एक ही जाति या भिन्न भिन्न जाति के जनकों के मध्य क्रॉस से जो उत्पन्न संतति होगी उसको हम कहते हैं एक संकर या संकरण कहते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है? मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस। वह क्रॉस जिसमें ए को हम ए पादप को कैपिटल टी मतलब नर बोलेंगे और बी को हम स्मॉल टी मादा बोलेंगे, तथा दूसरे क्रॉस में ए पादप को कैपिटल टी मादा बोलेंगे इसमें, और इसमें बी पादप को स्मॉल टी को हम बोलेंगे नर। उसको क्या बोलेंगे हम? व्युत्क्रम क्रॉस। इनके मध्य जो क्रॉस होगा वो कहलाएगा अपना व्युत्क्रम क्रॉस। नेक्स्ट है अपना जनक पीढ़ी क्या होती है? जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए, जैसे जनक पीढ़ी हमने शुद्ध लंबा लिया और शुद्ध बौना लिया, ये अपना जनक पीढ़ी हो गई। इनके मध्य जो क्रॉस होगा उनसे जो संतति उत्पन्न होगी वो कहलाएगा अपना संतति। मतलब संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है, अगर हम इनका संकरण कराएंगे संतति प्राप्त करने के लिए तो ये कहलाएंगे अपना जनक पीढ़ी। नेक्स्ट है अपना F1 और F2 पीढ़ी। F1 तथा F2 पीढ़ी जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी तथा F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। हमने आगे बताया था कि सबसे पहले F1 पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी के मध्य स्वपरागण होगा, स्वपरागण होने के बाद जो चेकर बोर्ड बनेगा वो F2 पीढ़ी का ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक संकर अनुपात। एक संकर अनुपात क्या होता है? एक संकर अनुपात मोनोहाइब्रिड रेशो। एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर अनुपात क्या होता है? द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर संकरण कहते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस टॉपिक की पूरी की PDF चाहिए तो आप इंस्टा और फेसबुक पर जाकर इसके जो नीचे है इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज करें। इंस्टा और फेसबुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।